नमस्ते। ओम शांति। अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जैसे सुरेश चाचा ने कहा कि मैं संस्था से, ब्रह्म कुमारी से 6 साल, बल्कि अब 7 साल होने को आ रहे हैं, 7 साल से करीब जुड़ी हुई हूँ। इस संस्था के ज्ञान और योग मेडिटेशन से मुझे बहुत फायदा हुआ है, और इसी फायदे के कारण ही मेरे मन में एक बहुत जिसे कहना चाहिए इच्छा रहती है कि सबके जीवन में ये ज्ञान आए, और इस ज्ञान से जो सच्ची खुशी और शांति है वो मन में समा जाए। तो मैं खुद एक पेरेंट हूँ। जब मुझे ये ज्ञान मिला तो मेरा एक लड़का टीनेजर था, और दूसरी लड़की है, वो करीब 8 साल की होगी। और मुझे पहले तो यही लगा कि काश ये ज्ञान पहले मिल जाता तो और भी बच्चों का पालन खूब प्रेम से होता। ऐसे नहीं कि बहुत कमी थी, लेकिन फिर भी तो उस ज्ञान को जब जीवन में उतारा और पेरेंटिंग में लाया तो बहुत सुंदर अनुभव हुए, जो बच्चों को भी अनुभव हुए और उन्होंने आभास व्यक्त किया। तो तब लगता है कि सचमुच ये ज्ञान बहुत ऊंचा है। तो कई बार हम, आई थिंक कोई भी एक पेरेंट नहीं होगा जो कहेगा अपने बच्चे से प्यार नहीं है। ये आई थिंक हम सबका ही है कि हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन जहाँ प्यार है वहाँ कोई कीटाणु हो नहीं सकता। जहाँ हेल्दी हेल्दी लव है, स्वस्थ है, निस्वार्थ है, वहाँ कोई कीटाणु हो नहीं सकता। और मैं क्रोध को, भय को, चिंता को, बोझ, पेरेंटिंग जब एक बोझ लगे, बंधन लगे, तो ये सब कीटाणु हैं। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ गुस्सा हो नहीं सकता। जहाँ प्रेम है वहाँ चिंता, भय हो नहीं सकती। इसीलिए, क्योंकि ये दो एकदम विपरीत इमोशंस हैं। कोई भी आप पूछो तो ये जरूर कहेंगे कि भय, क्रोध, चिंता नेगेटिव है, क्योंकि अपन जब ये महसूस करते हैं तो मन बहुत बेचैन होता है, घबराता है। तो ऐसे समय में अगर प्यार हो अंदर मन में तो मन कितना अच्छा महसूस करता है। तो जब हमें अंदर से ही पता है कि ये दोनों का अनुभव क्या है, तो हम कैसे कह सकते कि मैं प्यार करता हूं तुमसे, इसलिए तो तुम पे चीख रहा हूं, तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हें डांट रहा हूं। ये हमारी ही कहीं ना कहीं कमजोरी है। और दूसरा ये कि प्यार है इसीलिए तो इतनी चिंता है। ये भी, ये सारे हमने जो लॉजिक बना रखे हैं अपने जीवन में, ये सूचक है हमारी ही कोई ना कोई कमी की। और मेरे हिसाब से स्वार्थ की, कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ है, इसी कारण ये कीटाणु हमारे अंदर हैं। तो ये आज का जो सेशन है, आज हम दो कीटाणु, एक तो गुस्सा, आक्रोश कह लीजिए, ए, और दूसरा बी, बोझ। जब पेरेंटिंग एक बंधन या बोझ लगे, ये दो के ऊपर हम विशेष ध्यान देंगे। और इनको कैसे हम, इन कीटाणुओं को निकालें, सूक्ष्म है लेकिन है बहुत पावरफुल। तो जब हमारे पेरेंटिंग में कहीं पर भी ये दो कीटाणु ना रहें, और बाकी भी कई हैं, तो तब हम कहेंगे कि ये जिम्मेवारी जो है अति सुखदाई है, इसमें खुशी ही खुशी है और कुछ नहीं। तो इसमें जाने से पहले हम एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। तो मेरे साथ जुड़िए। मैं कुछ संकल्प क्रिएट करूंगी, और आप इन संकल्पों को अ, अपने अंदर, अपने मन में समाइए, इन्हें स्वीकार कीजिए, और फिर हम ये सेशन चालू करते हैं। सभी बाहरी संकल्पों को
कुछ क्षणों के लिए अलग कर दीजिए। अपने मन को एकदम हल्का, भले ही मन हमें इधर उधर खींचे, फिर भी हम शांति से उसे देखते हुए अंदर की ओर एक सफर तय करें। हमने सारी जिंदगी बाहरी दुनिया में बिताई है, लेकिन अंदर सबसे सुंदर बीइंग, आत्मा से मुलाकात, अर्थात स्वयं के साथ समय। मैं एक शांत, प्रेम और पवित्रता से भरपूर आत्मा, ज्योति हूँ। मेरा असली घर परम धाम, आकाश तत्व से परे निर्वाणा है। मैं शांति लोक की रहवासी, बहुत दूर से इस दुनिया में आई हूँ। खाली हाथ आई और एक दिन रिश्ते, पढ़ाई, घर सब कुछ छोड़कर खाली हाथ वापस जाना है। मैं अति भाग्यशाली आत्मा हूँ, क्योंकि मेरी जरूरत बहुत सूक्ष्म जरा सी है। मेरी जरूरत है प्रेम, सुख, शांति। और मैं एक ब्लेस्ड आत्मा अपने भीतर एक खजाना भरपूर लेकर आई हूँ। मुझे बाहर ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं। जब चाहे तब, जितना समय के लिए चाहूं तब तक ये खजाने मेरे पास ऑलरेडी भरपूर है। तो आइए अपने संकल्पों द्वारा ये खजाने हम अंदर से बाहर लेकर आए। मैं भगवान की सर्वश्रेष्ठ
रचना हूँ। मुझ रचना में गुण और शक्तियाँ भरपूर है। मैं आत्मा स्वतः ही हर एक को सम्मान देने वाली आत्मा हूँ। मैं असाधारण श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करने वाले, मधुर बोल बोलने वाले, सबको आदर की दृष्टि से देखने वाले महान आत्मा हूँ, जिसका पिता प्रेम का सागर, शांति का सागर भगवान है। वो आपे ही श्रेष्ठ है। हर आत्मा इस वेबिनार में प्रेम और शांति से भरपूर है। मेरे शहर की हर आत्मा प्रेम और शांति से भरपूर है। हमारे संसार की हर आत्मा प्रेम और शांति से भरपूर है। शुक्रिया भगवान, मुझे प्रेम से भरपूर करने का और मुझे इतना सुंदर जीवन देने का। वेलकम स्पिरिचुअल वाइटामिन्स फॉर पेरेंटिंग डेफिशिएंसीज के सेशन में आज हम दो कीटाणुओं पर, आक्रोश और बोझ, ए और बी को कैसे हम आध्यात्मिक वाइटामिन्स ए और बी से हल कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जैसे ऑलरेडी चाचा जी ने बताया है कि हम Q&A सेशन आखिरी में रखेंगे, तो आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं SMS के द्वारा यश सर की तरफ। तो हमें ब्रह्म कुमारीज में मैं जो भी ज्ञान शेयर कर रही हूँ वहीं से आ रहा है, और मेरा तो कुछ भी नहीं है, ये ज्ञान सारा वहाँ से है। और तो हमें ब्रह्म कुमारीज में पहले रूट कॉज अर्थात मूल कारण क्या है इन कीटाणुओं का, वो समझाया जाता है। उसके बाद उस कीटाणु के होने से नुकसान क्या होता है और निकल जाए तो उससे फायदा क्या है, वो बहुत गहराई से समझाया जाता है। क्योंकि कई बार हमें कई चीजें पता होती हैं, लेकिन बहुत ही ऊपरी लेवल पे, अंदर डेप्थ में कि कितना ये नुकसान कर रही हैं, वो जब आइडिया नहीं होता तो वो मन में इच्छा नहीं पैदा होती कि इन्हें छोड़ें, लगता है चल रहा है ना, चलने दो। और ये ऑर्डिनरी जीवन, मैं कहूंगी बिलो ऑर्डिनरी जीवन हम जीते रहते हैं, कि चलो ठीक है जैसा भी है, एटलीस्ट थोड़ा गम थोड़ी खुशी है। मुझे लगता है कि थोड़ी खुशी और बहुत ज्यादा गम वाला ये जीवन है, पर हमें एहसास नहीं है, क्योंकि हम बाहरी की दुनिया में इतने खोए हुए हैं और अंदर इतना गम अशांति है, उसका एहसास भी नहीं होता। तो जब हम इनके नुकसान को, इसके मूल कारण को जान लें, तो एक्चुअली इसको कैसे छोड़ें बहुत आसान हो जाता है। लेकिन ज्यादातर हम इन दो बातों को ही नहीं समझ पाते,
और ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट होता है कैसे छोड़े, उस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो पहले तो हमें यही सिखाया जाता कि समझें कि इसका कारण क्या है और इससे नुकसान क्या है। और मेरा यही एक रिकमेंडेशन रहेगा, सुझाव रहेगा कि हमारा ये जो भी डिस्कशन है उसे आप जरूर उसको कुछ टाइम निकाल कर उस पे थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए। तभी ये जीवन में अगर आपको ठीक लगेगा तो इतनी आसानी से उतर जाएगा ये जीवन में। लेकिन एक ही जरूरत है कि इस पे विचार करना, इसकी थोड़ी गहराई में जाके सोचना कि इसका मतलब क्या है, इसको कैसे जीवन में उतारा जा सकता है। लेकिन हम सुनते हैं और फिर और कामों में लग जाते हैं। तो आप देखेंगे कि 2-3 दिनों में तो याद भी नहीं रहेगा कि क्या कहा था और क्या सुना था, ज्यादातर सब कुछ भूल जाएगा। तो क्रोध का, आक्रोश का मूल कारण क्या है? अगर हम सोचें तो इसका मूल कारण है ही अपेक्षाएं। आक्रोश ए, अपेक्षाएं ए, अर्थात एक्सपेक्टेशंस। खूब सारी हम एक्सपेक्टेशंस लगा के रखते हैं बच्चों में, ये करें ये ना करें, ऐसा मेरा, जो इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ वो सुने, हर बात को माने। और ये अगर आप अपेक्षाएं कभी बैठ के लिखेंगे अपने, एक ही दिन में अगर आप लिखेंगे तो सौयों होती है। और जीवन में तो पता नहीं कितनी हजारों शायद लाखों तक भी पहुंच जाते। सारे दिन ये मन जो है कुछ ना कुछ अपेक्षा लगाए बैठे रहता है। कभी तो एक ही अपेक्षा को सालों छोड़ते ही नहीं, हम उसे पकड़ के बैठते हैं। ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होता। ये सारी अपेक्षाएं ही मूल कारण है हमारे क्रोध का। और दूसरा ये भी एक तरह की एक्सपेक्टेशन ही है कि बच्चे हमारा सम्मान करें। और वो सम्मान कैसे? हर बात को मेरी माने, मुझे सदा आदर दें, तभी मैं उन्हें प्रेम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये एक्सपेक्टेशन लगाने से ही सारी गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। और ये मूल कारण क्यों है, क्यों हम इतनी अपेक्षाएं रखते हैं? क्योंकि हमें जो है ऐसे ही खुश रहना आता नहीं है कि भैया खुश रहो ना, नहीं नहीं, ये जब एक्सपेक्टेशन पूरी हो तब मैं कहीं जाके खुश हूं, शांत रहूं। जब तक ये पूरी नहीं हो सकती मैं खुश कैसे रह सकती हूँ? मेरे बच्चे, मैंने इनके लिए इतना किया, ये इतनी भी बात नहीं मानते, मेरा नहीं सुनते। और चलो सुन भी लें, लेकिन हम करते ही जाएं, करते ही जाएं। तो फिर वो कितना सुने? क्या उनकी भी कुछ अपनी आवाज, अपनी सोच है या नहीं, या हम उन्हें कठपुतली बनाकर रखना चाहते हैं? कई बार थोड़ा सा अलग होके बैठ के सोचना चाहिए। एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है अपना बैठ के रात को लिखना, मैंने कितनी सारी अपेक्षाएं रखी आज बच्चों से और उन अपेक्षाओं के कारण कितने बार क्रोध किया। तो कई पूछेंगे कि बिल्कुल अपेक्षाएं ही ना रखें, कुछ भी ना रखें, ऐसे कैसे जिए? तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हाँ, कुछ बाउंड्रीज हैं, अर्थात कुछ लॉज और नियम, कुछ अपेक्षाएं हैं जो हर रिश्ते की हम कहेंगे होनी चाहिए। कि ऐसे नहीं कि कुछ भी बदतमीजी से बात करें, ऐसे नहीं कि अपनी मनमानी हर बात पे करें, कुछ तो होना चाहिए। लेकिन वो होना एक अलग बात है कि पेरेंट्स की जिम्मेवारी है, इसलिए ये रूल्स आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी अच्छाई के लिए बनाया गया है, आपका इसमें भला है, इसमें मेरे भले की कोई बात नहीं है। लेकिन जब हम अपना भला, अर्थात अपनी शान, मेरी शान तभी है जब ये मेरी एक एक बात माने, उस तरह से सोचते हैं, तो फिर हमें अपमान लगता है जब हमारी बात नहीं मानी जाती। तो जहां ये अपमान का एहसास होता है वहां क्रोध एकदम जोर जोर से, भले कई बार हम उसे रोक के रख लेते हैं कि चलो ठीक है, क्या करें, सहना पड़ता है, आजकल के बच्चे ही ऐसे हैं, तो अंदर ही अंदर उसको पालते रहते हैं।
और फिर एक दिन इतना अंदर भर जाता है, वो बाहर निकलता है। ये सारे जो गेट्स बंद करके रखे हैं एकदम खुल जाते हैं और जोर से, खूब जोर से निकलता है। तो ये अंदर ही क्यों आ रहा है? मूल कारण जैसे बताया, अपेक्षाएं। और अपेक्षाएं इसलिए कि खुशी की जिम्मेवारी, हमारे सम्मान की जिम्मेवारी बच्चों को दे दी है उल्टा। अर्थ हमें एक्चुअली उन्हें खुशी और उन्हें सम्मान देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि सम्मानमय जीवन क्या होता है। खुशियां हमें बतानी है कि सही तरीका क्या है। लेकिन जब पेरेंट्स ही खुद ऐसा सोचने लग जाते कि ये करे, ये खाना खा लें तो मुझे खुशी और शांति मिले, ये पढ़ाई पढ़ के कुछ बन जाए तो मुझे कुछ मिले, ये मेरी हर बात माने तो मैं अपने आप को सम्मान दूं, तो ये सोचने की बात है। फिर हम इसमें ये लॉजिक लगा लेते कि अरे हमने भी तो दिया है, ऐसा थोड़ी कि हम नहीं दे रहे, हम कितना कर रहे, जाग रहे, पैसे कमा रहे, सब कुछ है ही बच्चों के लिए, तो हम दे रहे तो क्या उनको भी नहीं देना चाहिए? तो ये जब ये लेन देन का रिश्ता बन जाता, अर्थात हम बिजनेस को घर में ले आते, रिश्तों में बिजनेस डील करने लगते, तो फिर ये कीटाणु बहुत जल्दी अंदर आने लगते। और जब तक ये लॉजिक रहेगा, ये कीटाणु ही हमारे प्यार का सूचक है, और कीटाणुओं के कारण ही, कीटाणु नहीं है हमारा प्यार है, तो ये कीटाणु अंदर बढ़ेंगे। ये सोच ही हमको बहुत नुकसान करती है। इसीलिए समझना कि गुस्सा प्रेम का सूचक नहीं है, भय बोझ ये प्रेम का सूचक नहीं है, इसमें जरूर हमारे संबंध में कुछ गड़बड़ हुई है, तभी ये कीटाणु हमारे अंदर आए हैं। तो मूल कारण है, हम खुशियों की जिम्मेवारी, अपने सम्मान की जिम्मेवारी, इतनी बड़ी जिम्मेवारी अपने बच्चों को दे दी है। जिम्मेवारी हमारी थी लेकिन बच्चों को दे दी है, तभी ये गुस्सा आता। और गुस्से से नुकसान अनगिनत है, अनगिनत। लेकिन सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य के लिए ही कितना नुकसानकारक है, यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स भी हैं इस मुझसे बेहतर वो बता सकते हैं। लेकिन कभी आप पूछिएगा डॉक्टर से भी क्या नुकसान करते हैं। लेकिन ये लिवर को, हाई ब्लड प्रेशर, कई 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 बीमारियां क्रोध के कारण अपने अंदर शरीर में आती है। मन की बीमारियां शरीर की बीमारियां को ले आती है। तो जो नुकसान शरीर को करता, वो संबंध में फायदा लेकर आए, ये नासमझी की ही बात है। जब हम कहते कि प्रेम है तभी तो मैं गुस्सा कर रही, तो ये सोचने की बात है, जो चीज शरीर को नुकसान करती वो रिश्ते में फायदा, ये कैसा लॉजिक है? दूसरा, जब हम गुस्सा कर रहे होते तो उस समय हमेशा गुस्से का मूल आधार ही ये होता है कि दूसरे की बेइज्जती करना, ये दूसरे का निराधार है, निराधार करना है। और एक तरह से हम चाहते हैं कि बच्चे का कॉन्फिडेंस हो। कैसे बच्चों में कॉन्फिडेंस लाएं? ये एग्जैक्ट ऑपोजिट है। ये कॉन्फिडेंस के बजाय बच्चों में लो कॉन्फिडेंस पैदा करता। सबसे ज्यादा अगर फर्स्ट 10 years बच्चों को प्यार और कॉन्फिडेंस की जरूरत है, वो बहुत इजीली बच्चों में अनकंडीशनल लव पेरेंट्स का अगर मिल जाए तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो सकता है। और भी कई कारण हैं कॉन्फिडेंस के, ऐसे नहीं कि सिर्फ पेरेंट्स ही ला सकते और नहीं ला सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन मूल आधार कॉन्फिडेंस आने का है ही सच्चा निस्वार्थ प्रेम। जो इतनी सिक्योरिटी हो बच्चे के अंदर कि मुझे पता है कुछ भी हो जाए, मेरे से कुछ भी गलती हो जाए, मैं कुछ भी कर डालूं तो भी मेरे माता पिता का प्रेम हृदय से नहीं जाएगा। इतना जब कॉन्फिडेंस बच्चे में होता, वो कॉन्फिडेंस बाहर अवश्य दिखता है, सिर्फ गलतियों का ही नहीं,
कि मैं भले ही अच्छा ना करूं तो भी मुझे पता है मेरे पेरेंट्स कहते हैं मैं अच्छा करूंगा जीवन में, मेरा जीवन बहुत बढ़िया रहेगा, ये मेरे पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस है। और कभी हिलते हुए ही नहीं देखा, हमेशा उनके मुंह से यही सुना है कि मैं बहुत आगे जाऊंगा, बहुत अच्छा करूंगा। जब ऐसा विश्वास और अंदर में सिक्योरिटी हो जाती बच्चों के मन में, तो वो इतना कॉन्फिडेंस पैदा करता। और यही क्रोध, भले ही हम बहुत ना करते हों, हालांकि एक्चुअली ये करने लग जाओ तो पहले तो शायद शुरू हो आगा मे बी साल में कुछ बार गिनती कर सको, फिर उसके बाद होता है महीने में 3-4 बार कर लिया, फिर ऐसा होता है हफ्ते में 10-15 बार कर लिया। फिर ऐसा समय आता है कि दिन में 15-20 बार डांट ना लो तब तक खाना हजम नहीं होता। ये इस तरह की बीमारी है जो जितना यूज करो क्रोध को, उतना ही तेजी से बढ़ता है। तो क्रोध अर्थात बच्चे का स्वमान, कॉन्फिडेंस छीन लेना, क्योंकि इस डायरेक्ट तेरा कुछ नहीं हो सकता। जो शब्द निकलते हैं वो आप थोड़ा कभी चिंतन कीजिएगा। कुछ खाता नहीं है, तेरे में तो ये कमियां रह ही जाएगी, पता नहीं बड़ा कैसे होएगा, या तेरे में ये कैसे आएगी, वो कैसे आएगी। ये सारे जो एक तरह के श्राप हैं हमारे मन से निकलते हैं, ये बच्चे के कॉन्फिडेंस को बिल्कुल नाश करते हैं। और कई बार हम कहते हैं अगर डांटो नहीं तो पढ़ते नहीं, टीवी ही देखते रहते हैं। सपोज बच्चा जिस समय पढ़ना होता है उस समय टीवी देख रहा है या कुछ छुप छुप के कुछ कर रहा है, हमने जाके उसको खूब जोर जोर से चीख दिया, डांट दिया, कहेंगे उसकी औकात दिखा दी। इतना घमंड आ जाता है पेरेंट्स में कई बार, कहते हैं उसको सही ठिकाने पे दिखा दिया, अब कभी नहीं खेलेगा वीडियो गेम। नहीं, बच्चे इतने मासूम होते हैं, उनको यही बात रजिस्टर होती है उस गुस्से में कि पेरेंट्स के सामने कभी पकड़ी नहीं जानी चाहिए ये चीज, क्योंकि उनको गुस्सा आता है, ये करना उनको ठीक नहीं है। लेकिन जब वो ना हो तो कर लो, ठीक है। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि क्यों और किस लिए। हालांकि हम सब सुना डालते हैं कि कुछ नहीं होगा, तू जिंदगी में कुछ नहीं बनेगा, ये वो अलग अलग चीजें। मैं सब कुछ थोड़ा सा एग्जैजरेट करके, मतलब बहुत बड़ा चढ़ा करके बता रही हूँ, तभी आई थिंक ये बात कई बार अच्छे से रजिस्टर। मेरा कहने का ये अर्थ नहीं है कि हम सब इतना करते हैं, लेकिन हो भी जाता है कई बार क्रोध में क्या क्या कह डालते हैं उसका कोई आइडिया ही नहीं रहता हमें। बहुत तरह के श्राप दे देते हैं बच्चों को। तो अगर हम जाके चीख डालें ऐसे, और उसके बाद अब सोचें कि अब तो बच्चा पढ़ेगा, तो आप सोचिए वो कमरे की सीन जहां पर हम खूब चीख चीख के कर कुर के आ गए बाहर। अब वो बच्चे को पढ़ना है क्योंकि घबरा गया है। अब उसे ये भी लग रहा है कि मेरे, अगर समझ आ गई, सपोज इतना मासूम नहीं, थोड़ा समझ आ गया, पेरेंट्स की ओपिनियन बच्चों को मैटर करती है, शुरू में तो स्पेशली बहुत मैटर करती है। और अगर वो मान जाए कि मैं कुछ नहीं बन सकता, मेरे जो सबसे करीबी हैं, जिनका मेरा दिल से कनेक्शन है, वो मुझे कह रहे हैं मैं कुछ नहीं बनूंगा, तो कितना बड़ा नाउमीदी का उनके लिए अंदर में संकल्प बन जाता। और उस नाउमीदी के संकल्प में वो बेचारा पढ़ने लगता, तो क्या तो उसके अंदर घुसेगा, वो पढ़ पाएगा? अगर पढ़ भी रहा है तो अंदर कितना जाएगा इस, ये सब सुनने के बाद, कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू झूठा है, तू ये है, तू वो है, पता नहीं दुनिया भर की बातें जो बोल दी, वो याद आएंगी या ये पढ़ाई अंदर जाएगी। तो क्रोध कैसे कोई चीज को फिक्स करता है, ये सोचने की बात है। क्योंकि हम इसे यूज बहुत कर रहे हैं, तो एटलीस्ट थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए ना कि कुछ फायदा हो भी रहा है। हम सोचते हैं कि चलो अब तो पढ़ने लग गया है, इससे फायदा ही फायदा है, नहीं तो पढ़ते नहीं। अब मैंने, और नेक्स्ट टाइम फिर कुछ गलती की तो और थोड़ी डोसेज बढ़ा दो क्रोध की, थोड़ी सी और कर दो तो अब तो जरूर मानेगा बात। तो इससे धीरे धीरे क्या होता है, जब हम छोटी छोटी बातों पे क्रोध कर करके फिर महाक्रोध भी कर लेते, तो बच्चे जो हैं अपनी बातें छुपाने लगते हैं। उन्हें लगता है ये सब ना पता हो तो क्रोध नहीं करेंगे, प्यार ही करेंगे, अगर ये पता लगा तो प्यार नहीं करेंगे। बच्चों के मन में साफ होता है, ये प्रेम है, ये प्रेम नहीं है। तो बच्चों को तो प्रेम चाहिए, तो क्या करेंगे, छुपाएंगे।
अब जो चीजें, कई चीजें छुपाने लग जाते हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है कि किन किन बातों पे, तो हर चीज छुपाने लगना। और अब जब बच्चा कुछ प्रॉब्लम में आ जाए तो भी डर लगे कि बताएंगे तो क्रोध, और कितने कितने दिनों तक क्रोध, क्या पता सारे दिन सारी जिंदगी ही सुनाते रहे। इससे तो अच्छा है ये प्रॉब्लम बताए ही ना पेरेंट्स को। अब सोचिए आप, कुछ बड़ी डेंजर में है बच्चा, टीनेजर में है या कॉलेज पहुंच गया है या कुछ तकलीफ में है, आपको नहीं बताना चाह रहा क्योंकि पता है बताएंगे तो खूब चिल्लाएंगे, सुनाएंगे 10 बातें। तो क्या करेगा वो? अपने दोस्तों से पूछेगा, और दोस्त जो खुद छोटे हैं, ना समझ है, वो उनकी एडवाइस लेगा। तो क्या हम पेरेंट्स ये चाहेंगे कि हमारी एडवाइस ना ले और ऐसे ना समझों की एडवाइस लेके उस प्रॉब्लम का हल करके हल करेगा या और प्रॉब्लम को बढ़ाएगा? तो ये कैसा प्यार है जो माँ बाप के ओपन रिश्ते को ही बंद कर डालता। ये प्यार नहीं, कीटाणु है। और ये कीटाणु ऐसा है जो बच्चे को भी, इस कीटाणु को हम पास कर डालते हैं। कई मजाक में कहते भी हैं हमें खानदानी गुस्सा डर ये सब खानदानी मिला है। क्या करें अब, हमारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर भी गुस्सा करते थे। हमारे तो खून में ही गुस्सा है। जैसे कि जब तक खून बदली ना करो तो गुस्सा जाएगा ही नहीं। नहीं, गुस्सा सूक्ष्म है, फिजिकल नहीं है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से चेंज हो जाएगा। ये हमारी ही क्रिएशन है। लेकिन जो बच्चा गुस्से में ही पलता है, उस बच्चे में गुस्सा अवश्य पैदा होता है। वो भी गुस्से को ही अपनाता है। और गुस्से से जो शरीर को नुकसान है वो तो हमें जानते ही हैं। तो ये नुकसानदायक कीटाणु हम सौगात में बच्चे को भी दे डालते, वो भी सारी जिंदगी गुस्सा करना सीख जाता। तो कितना नुकसान है। सबसे बड़ा शांति हर आत्मा की श्वास है। इसके बिना आत्मा बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। जैसे शरीर को पानी, खाना, भोजन चाहिए, आत्मा को सुख, शांति, प्रेम चाहिए। और जहां गुस्सा है वहां शांति तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, राइट? तो जब ये इतनी सारी चीजों को, आत्मा की मूल जरूरत हमारी ही नहीं हमारे बच्चों की भी है, उनकी शांति को भी भंग कर डालता, राइट? और ये जो हम गुस्सा करके खूब खूब बोल डालते, उसके बाद जो पश्चाताप के आंसू होते, वो कई साल चलते हैं। पेरेंट्स के गिल्ट, बहुत मुश्किल है इससे निकलना। और गुस्सा जो है बहुत ज्यादा पछतावे का एहसास जरूर कराता है। भले ही हमारे अभिमान में हम उस समय ना करें, नहीं नहीं, उसको जरूरत थी तभी तो उसको किया। लेकिन बाद में जो ये आत्मा की शक्तियों को ले लेता, वो बहुत बड़ा नुकसान है। सबसे बड़ा डैमेज, कोई भी कीटाणु जो है हमारे निर्णय शक्ति को खत्म कर डालता है कि क्या सही क्या गलत कुछ समझ नहीं होती। हालांकि गुस्सा करने वाला सोचेगा मेरी जैसे समझ तो किसी की नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा बेसमझी कोई और हो ही नहीं सकती। तो जब इतने नुकसान गुस्सा से हैं, तो भी हम अगर करते रह रहे, तो कहीं ना कहीं हमारी ही नासमझी है। हमने इसको पूरी तरह से समझा ही नहीं है, पूरा मिलावटी प्यार कर दिया है। जहाँ प्यार है वहाँ गुस्सा है, वहाँ बोझ है, वहाँ चिंता, डर, सब कुछ है। मोह भी है, ये सब जरूरी है, तभी तो रिश्ता बनता है। तो जब ऐसा अनहेल्दी रिश्ता हो जाता है, और जब हम समझते हैं यही नॉर्मल है, यही नेचुरल है, तो फिर तो ठीक होने की उम्मीद ही नहीं। तभी सबसे बड़े समझने की बात है कि गुस्सा है अर्थात मैंने अपनी खुशी की जिम्मेवारी किसी और को दे दी है, मैंने अपने सम्मान की जिम्मेवारी किसी और को दे दी है।
जब हम खुद अपने आप को सम्मान देना नहीं जानते, बच्चे बात नहीं माने नहीं माने, इसका मतलब ये है कि हम सम्मान पूर्वक व्यक्ति नहीं है? क्या हमारी सेल्फ एस्टीम खत्म हो गई? नहीं, ठीक है, वो तो ना समझ है, नहीं मान रहे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं एक आदरणीय व्यक्ति नहीं हूं। इतने जल्दी हमारा आधार आदर जो हमारे लिए वो चला गया, अर्थात कभी था ही नहीं। हमने अपना स्वमान ही 10 लोगों को दे दिया है संभालने के लिए। भैया तुम सब लोग मुझे सम्मान दो तो मैं सम्मान महसूस करूं, अगर नहीं दोगे तो कैसे करूं? ये सब लॉजिक जब तक अंदर बैठे हुए हैं तो ये गुस्सा कहीं नहीं जाने वाला। तो इसकी विटामिन्स तो हम जानते हैं, लेकिन और कुछ चीजें बता दें जिससे गुस्सा बढ़ता है दिन ब दिन। एक तो मैंने बता दिया, अगर हमने जिम्मेवारी दे दी अपने खानदानी, पूर्व पूर्व इतने पूर्वज भी हमारे सारे गुस्सा करते थे, इस कारण मेरे में गुस्सा है, अगर ये जिम्मेवारी पूर्वजों को दे दी तो फिर तो कभी नहीं जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी नहीं जाएगा। तो ये कभी भी नहीं कहना चाहिए। अगर आपको ठीक लगे कि मेरे में गुस्सा इसलिए है क्योंकि बड़े करते थे, अरे वो करते थे, चलो उन्हें नहीं पता था, लेकिन मुझे तो पता है। और मैं जब खुद क्रिएट कर रही पहली जिम्मेवारी, गुस्सा बाहर से नहीं आता, हम खुद रचते हैं उसे। कैसे? इन संकल्पों द्वारा, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों किया? किया इसीलिए तो गुस्सा करना पड़ रहा है। लेकिन फिर जिम्मेवारी किसको? उसके कारण। मैं वैसे बहुत शांत और प्रेम पूर्वक आदमी हूं, लेकिन ये 2-3 लोग जो मेरे जीवन में है ना, इनके कारण ही। फिर थोड़े दिन बाद क्या कहेंगे? ये 10 लोग जो है ना, इनके कारण ही। ये बढ़ते जाते हैं लोग। जिम्मेवारी 15-20 लोगों के कारण है, बाकी तो मैं बहुत शांत हूं। तो जब तक हम खुद जिम्मेवारी ना लें कि शांति भी मेरी रचना है, क्रोध भी मेरी रचना है, ये क्रोध जाएगा नहीं। तो जिम्मेवारी उठाना, और उसके बाद ये भी सोच कि कभी कभी तो थोड़ा जरूरी है गुस्सा करना, नहीं तो बच्चे काबू में नहीं आते हैं। थोड़ा तो करना जरूरी है, नहीं तो सुनते ही नहीं है बच्चे। ये हमारे ही कुछ ना कुछ कमी के कारण है कि हमें गुस्सा अपनाना पड़ता है। और ये कमी, खुद आप सोचिएगा कि क्या कमी है जिसके कारण हम एक गलत तरीके का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई भी दुनिया में आप पूछो एंगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मेरे हिसाब से तो सब कहेंगे नेगेटिव है। और फिर हम कहते हैं कि जरूरी है, कुछ चीजों को सही करने के लिए गलत तरीका जरूरी है। लॉजिक फिर से देखिए आप, किसी चीज को सही करने के लिए गलत तरीका जरूरी है। एंगर को सब गलत मानेंगे, लेकिन कहेंगे नहीं नहीं, वैसे गलत है लेकिन तरीका सही है। ये सारे जो कॉन्वोल्यूटेड, पेचीदार जो तरीके हमने लॉजिक जो इधर अंदर पाल लिए हैं ना, उसी के कारण ये क्रोध होता है। तो जो चीज गलत है वो गलत है, तो अगर हमें गलत चीज को सही करना है तो सही तरीका तो अपनाएं। लेकिन इतना पेशेंस ही नहीं है, इतनी अंदर से वो अशांति है कि ये बात पूरी हो तो मैं शांत हूं। और शांति, प्रेम, आत्मा की जरूरत है। और जब हम ये नहीं महसूस कर रहे, ये लॉजिक लगा रखा है ये बात पूरी हो तो शांत हूं, तो बात फिर पूरी नहीं हो रही तो बेचैन होके खूब चीखेंगे। और ये नहीं समझते कि चीखने के बाद तो शांति और ही दूर जाएगी, और ही दूर जाएगी। तो जब तक ये अंदर में लॉजिक ठीक ना होए कि एंगर, क्रोध, गलत तरीका कभी कोई सही रिजल्ट ला नहीं सकता, जब तक ये अंदर मन में फिट ना हो जाए, हम यूज करते रहेंगे, सारे गलत तरीके यूज करते ही रहेंगे। और कई बार मन में ये भी लॉजिक कि गुस्सा करते हैं ना तभी ये बच्चे सम्मान देते हैं, नहीं तो मनमानी करके कभी हमें आदर भी ना करें। ये डर रहता है उनके मन में।
तो ये गुस्सा जो है डर पैदा करके ये हमें सम्मान देते हैं। तो ये सम्मान सम्मान जो बच्चे देते, वो बाहरी सम्मान है। अंदर ही अंदर तो कोई सम्मान नहीं रहता बच्चे के मन में। खुद सोचिए, अगर बच्चा डर के मारे हमें हमारी बातें मान रहा, क्योंकि पता है क्रोध करेंगे नहीं तो वो सम्मान हुआ। आत्मा खुद ही अपना सम्मान खो लेती है क्रोध करके। भले ही उस समय कितना भी लगे अभिमान, ये ईगो है हमारा जो कहता देखो कैसे मैंने उसको अपने ठिकाने पे लगाया। लेकिन अंदर ही अंदर भले ही कितना भी हम बाहरी कह लें उसको ऐसा मैंने मजा चकाया, पर अंदर ही अंदर आत्मा की जो शक्ति और खुद के लिए जो सम्मान है, और बार बार हम डिपेंडेंट हो जाते दूसरे के ऊपर सम्मान के लिए, और जहां वो बात नहीं मानते चीखो जोर जोर से। तो ये सम्मान कभी, क्रोध कभी सम्मान पैदा कर ही नहीं सकता। उस सबके दिल में उस उस आत्मा के लिए निराधार ही पैदा करता है, डिसरेस्पेक्ट। और ये ऐसा हल निकालता है, ऐसी बैंडेज सॉल्यूशन है। क्योंकि कुछ समय के लिए तो बच्चा बेचारा चुप हो जाता या वो आपकी बात मान लेता, तो हमें लगता देखा कैसे क्रोध से ठीक हुआ। लेकिन वो सिर्फ एक छोटी सी बैंडेज है। अंदर का घाव जो है वो ठीक कभी नहीं होता। जो शिक्षा हम देना चाहते हैं वो बच्चे को कभी मिल ही नहीं सकती अगर वो क्रोध से दी हुई हो। वो बच्चा जहां थोड़ा बड़ा होगा, जहां उसे थोड़ी आजादी मिलेगी, वो वही करेगा गलती जिसकी आपने जोर जोर से डांट के शिक्षा दी। तो कौन सी ये पेरेंटिंग की जिम्मेवारी निभाई? जो सारी गलतियां जो हम नहीं चाहते थे करना वो बच्चा अभी भी कर रहा, अर्थात क्रोध काम में नहीं आया। जैसे बच्चे मैं तो कईयों को जानती हूँ क्योंकि मेरे टीनेजर्स बच्चे हैं, वो बताते हैं कि बच्चों को जो कपड़े नहीं पहना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, वो बच्चे सारे जो है अपने बैग में सब चीजें लेके जाते हैं, वहां जाके स्कूल में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर यूनिफॉर्म होता नहीं पब्लिक स्कूल्स में, और फिर घर आते हैं चेंज करके। सब छिप छिप के सारे काम करते हैं बच्चे। तो ऐसी पेरेंटिंग जो हमारे सामने तो ठीक और पीछे सब गलत काम कर रहे, तो क्रोध ने बैंडेज लगाई या घाव को ठीक किया? ये अपने आप से सवाल पूछने की बात है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? विटामिन ए क्या है जो इस आक्रोश को ठीक करे? अगर आपको जब तक ये समझ में ना आए कि क्रोध हमेशा शत्रु है हमारा और हमारे बच्चे का, तब तक ये विटामिन अंदर उतरेगा नहीं। और जब तक हमने जिम्मेवारी नहीं ली कि क्रोध का मूल कारण मैं खुद हूं, मेरी रचना है, ये विटामिन उतरेगा नहीं। ज्यादातर हम दोषी ठहराते बच्चों को, दुनिया को, भगवान को, सबको। इसी कारण क्रोध है, ये विटामिन कभी नीचे नहीं उतरेगा, हम गिटक ही नहीं पाएंगे। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब इस पर जरूर सोचें, और सोच कर ही देखें कि आपको अगर लगता है ये कीटाणुओं की जरूरत है, मैं तो इसे कीटाणु ही कहूंगी, तो जरूर संभालें, बढ़ेगा जरूर ये खजाना। और इसकी रियली विटामिन ए एक्सेप्टेंस है। ए फॉर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस अर्थात स्वीकार कर लेना। एक्सपेक्टेशन का एग्जैक्ट ऑपोजिट है ही स्वीकृति। कई बार जो सत्य है, रियलिटी है, वो बहुत दर्दनायक भी होती है, कंफर्टेबल नहीं होती है। लेकिन यही सत्य है इस समय, उसको स्वीकार कर लेना, क्वेश्चन नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कैसे हो सकता है, ये क्या है। ये जब हम सारे दुनिया भर के सवाल जो करंट रियलिटी है उसको रिजेक्ट करते हैं, तभी क्रोध बढ़ता है।
तो इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, और ये मैं अपना रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेती हूँ। मेरे एक बच्चे को थोड़े वीडियो गेम्स खेलने की थोड़ी ज्यादा आदत थी, और उसको कई बार मैंने कहा कि ऐसे बार बार मत खिला कर, या भी वीकडेज में स्कूल के दिनों पर मत करा कर, या पूछ के क्या कर, या ये या वो। पर हमेशा कई बार कहने पर भी छिप छिप के करते रहना। और तो पहले तो पुरानी मेघना तो 2-3 बार बोल लेती, फिर उसके बाद सुना डालती कि कुछ नहीं हो सकता, या तो झूठा है, या ये है या वो है। और जब मैंने इस ज्ञान को जीवन में उतारा, तो मैंने ये सोचा, हाँ ये अच्छा तो नहीं है, इतने बार मैंने बोला है फिर भी करता है। अब मुझे इसे स्वीकार करना है, तो पहले समझू तो सही क्यों कर रहा है। तो मैं गई, तो बेचारा एक तो पहले बहुत डर गया, क्योंकि वो भी चाहता है अंदर से कि सम्मान रखे मेरी बात का, लेकिन फिर भी कर लेता। ये नहीं कि जानबूझ के निरादार करने के लिए या बात नहीं मानने के लिए कर रहा। कई चीजें हम ऐसी कर लेते हैं, पता भी नहीं होता क्यों कर रहे हैं। तो एक तो पहले डर गया, तो उस डर को देख के ही मुझे महसूस हुआ कि इसे इसी बात का डर है कि अब मम्मी सुनाएगी 10 बात। तो मैं एकदम शांत उससे गई, तो थोड़ा ठीक हुआ, और फिर मैंने पूछा कि क्या बात है, इतने बार बात हुई फिर भी तो कुछ होगा, क्या मिलता है ये इससे, ऐसे बार बार खेलने से, पता है पसंद नहीं है फिर भी करते हो, तो क्या मिलता है। तो कहता है कि मुझे रिलैक्स कर डालता है, ये पढ़ते पढ़ते फिर बीच में थोड़ा ये कर लो तो रिलैक्स करता है। तो मैंने फिर और कुछ सवाल किए कि कैसे ये रिलैक्स कर सकता है, जब अंदर डर नहीं रहता कि अभी मम्मी आ जाए अंदर, या कोई कोई पेरेंट अंदर आ जाए देख ले, तो कैसे रिलैक्स हो सकते हो जब सारे टाइम यही अंदर टेंशन हो। तो खुद को भी अजीब लगा। तो मैंने कहा, अच्छा अगर इतना रिलैक्स करता है तो मुझे बता के कर सकते हो, जब भी करना है बता के कर लो, या तो टाइम फिक्स कर लो कि इसके इस टाइम पर आधा घंटा 1 घंटा जितना भी है मैं एक करूंगा, बता के कर लो। तो इतनी उसके चेहरे में एक तरह से मुस्कान सी आई कि अच्छा अलाउड है। मैंने कहा ठीक है, अगर तुमको इतना ही रिलैक्स करता है तो ठीक है। तो उसके बाद से बता डालता था। तो चलो एटलीस्ट जो भी है, वीडियो गेम्स हालांकि है तो नहीं अब, पर अब जब आजकल के बच्चों की यही सोच है कि ये सब चीजें ही रिलैक्स करती है, तो चलो ठीक है, एक्सेप्ट किया कि आजकल का रिलैक्स करने का तरीका है ही ये। और कई बार जब हम अपनी ही बात को रखते, नहीं वीडियो गेम्स तो नुकसान कारक है, ये है वो है, पहले तो देखना खुद हम कितना फोन और टीवी और इंटरनेट ये सब के बिना रहते हैं। अगर हम खुद ही सारे टाइम ये सब में ही लगे हुए हैं और बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, हमारा जमाना और इनका जमाना और अगर हम ये सब काट डालें कि नहीं ये भी नहीं करना वो भी नहीं करना, अब जब सारे दोस्त बात ही इन वीडियो गेम्स की करते हैं, आज मैं इस लेवल पे पहुंचा, आज ये किया, आज वो किया, तो हमारा बच्चा तो बिल्कुल अकेला महसूस करेगा। तो आज की रियलिटी को एक्सेप्ट करना, और धीरे धीरे बड़े प्यार से ये बीज डाल देना कि कितना नुकसान ये वीडियो गेम्स करते हैं। बहुत छोटी छोटी वाइटामिन की तरह, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े लेक्चर वीडियो गेम से ये होता ये होता ये हो जाएगा, नहीं। फिर तो बोलेंगे शुरू हो गया इनका लेक्चर, कान बंद, कुछ अंदर जाएगा ही नहीं, चीखते रहो। तो जो भी रियलिटी हो उसे एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्रोध अवश्य आएगा। तो अपना लॉजिक लगाना, ऐसे थोड़ी ऐसा होना चाहिए, मैंने कहा तो वो तो मानना चाहिए, नहीं, मानेंगे अवश्य। बच्चे हर बात मानेंगे अगर हम पहले उनका जो भी चल रहा उसको सम्मान की नजर से देखें कि आज की रियलिटी यही है। उठपटांग कपड़े पहनना, उठपटांग खाना, उठपटांग देखना, यही रियलिटी है। इसे क्वेश्चन ना करें कि क्यों। आज की दुनिया में ना बच्चे माँ बाप को पूरा सम्मान देते, ना
माँ बाप बच्चों को सम्मान देते, क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में। तो ये आइडियलिस्टिक दुनिया लेके नहीं जीना है, जो रियलिटी है पुराने जमाने में, हमारे दादा नाना उनके भी पुराने में, एक्सपेक्ट करना कि बच्चे एक एक बात माने, चलो बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन है, पूरी भी होती। आज की दुनिया में ऐसे ऐसे एक्सपेक्टेशन लगाना अर्थात क्रोध को इनवाइट करना। और जब हम एक्सेप्ट कर लेते कि जो है यही है, यही आज का सत्य है, कोई बात नहीं, इसे भी हमारी जिम्मेवारी है कि धीरे धीरे करके इनको थोड़े बीज डाल दें कि इनसे क्या क्या नुकसान होता है, और थोड़ा बहुत डिसिप्लिन कर करके। ऐसा नहीं कि देखते रहो भैया वीडियो गेम आज की रियलिटी है, नहीं, कुछ तो जरूर लगाएं रूल्स और रेगुलेशंस, खाने में भी, हर चीज में। लेकिन एकदम ही ना, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ऐसा कैसे, ये हम पुरानी दुनिया में जी रहे। और खुद को भी देखें पहले, पुरानी दुनिया में है या आजकल अपना फोन के बिना गुजारा नहीं है। तो पहले अपने आप को चेक करना बहुत बहुत जरूरी है। तो इस बारे में हम और भी Q&A में चर्चा कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा इसका यही है, क्रोध का एक्सेप्टेंस। तो दूसरों को कंट्रोल करने के बजाय कि ये बदलें तब मैं कहीं जाके शांत हूं, अपने आप को कंट्रोल करें, अपने मन के संकल्पों को कंट्रोल करें। ये क्यों, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा ही है, अभी इस वक्त ऐसा ही है, मुझे शांत मन से, प्रेम मन से इसको धीरे धीरे बदलना है। या हो सकता है पूरा कभी बदल भी ना पाए तो भी ठीक है, जहां प्रेम है वहां बदलाव अवश्य आएगा। इतना समझा के अपने मन को नियंत्रण करना, बाहर बच्चों को नहीं, पहले अपने आप को, फिर धीरे धीरे बच्चों को। तो जहां हमारे ये बेकाबू होते हैं संकल्प, भावनाएं, वहां बाहर का तो कोई काबू में आने वाला ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। भले ही आपको झूठे उसमें लगे कि बच्चा काबू में आ गया है, वो दिन ब दिन बेकाबू होते जा रहा है, बस आपको पता नहीं है। और एक दिन ऐसा बॉम्ब गिरता है जब पता पड़ता है, फिर तो और महाक्रोध। दूसरा कीटाणु पे चर्चा करते हैं हम, वो है बोझ। बहुत ही अच्छा सुंदर एक वर्ड है बॉन्ड, पेरेंट चाइल्ड की बॉन्ड, संबंध। और ये बॉन्ड बॉन्डेज अर्थात बोझ कब हो जाता राइट। बॉन्ड इतना सुंदर है और उसमें जब वो एज लग जाता है पीछे में तो बॉन्डेज हो जाता है। और ये बोझ, पेरेंटिंग एक बोझ, बर्डन, महाबर्डन महसूस होने लगता है। और हम ये जिम्मेवारी भी बहुत अच्छे से कह डालते, सारे बोझ जो है ना दुनिया भर के, बच्चों का ये करो वो करो, फिर इनका पता नहीं फ्यूचर का क्या होगा, हेल्थ का क्या होगा, इनकी शादी होगी कि नहीं, दुनिया भर के बोझ, इनका ये होगा कि नहीं। और सारा बोझ हम कहाँ सोचते, बाहर है, बच्चों के कारण है, बच्चे सुनते नहीं इसलिए है। ये बोझ एक्चुअली बाहर है ही नहीं, हमने अपने संकल्पों द्वारा अंदर, ये अंदर बोझ पैदा किए हैं। अगर बोझ बाहर होता ना तो सबको एक जैसा लगता, सबके बच्चे हैं, दो भी हैं, तीन भी हैं, ज्यादा भी हो, हम क्या कहते, नहीं उसका एक है, उसका एक भी नहीं है ना, तो देखो उनकी जीवन कितनी अच्छी है, और उनके बच्चे तो इतने अच्छे हैं ना, तभी तो। हमारे तो ऐसे हैं इसीलिए तो इतना बोझ है, या हमारे बच्चों में इतनी परेशानियां हैं ना तभी तो बोझ है। एक जैसे बच्चे होने पर भी आप देखेंगे दो माँ बाप के बोझ का महसूसता बिल्कुल अलग होती है। जब तक ये बात हमें समझ में ना आए कि ये बोझ बाहर है ही नहीं, पेरेंटिंग सबसे सुंदर संबंध है, बंधन नहीं है। बंधन हम बनाते, और जहां ये बंधन लगता वो बोझ हो ही जाता, और बंधन लगता है प्रेम की कमी के कारण। और फिर कहते नहीं प्रेम तो बहुत है, तो समझने की बात है, जहां प्रेम है तो इतना बोझ क्यों लग रहा।
क्यों बोझ लग रहा है? ये सोचने की बात है। तो हम इसका मूल कारण जानते हैं। बोझ का मतलब ही ये है कि ये जो है सारे टाइम ऐसा लग रहा है कि कूली होता है ना उसके सर पे कितना बोझा होता है, कितने कितने सूटकेस इंडिया में ऊपर लगा के बेचारे चलते हैं, कितना बोझ होता है। वो तो फिजिकल बोझ है, चलो वो बेचारा रात को उसको उतार के फिर भी सो जाता है, थका हारा सो जाता है। लेकिन जो ये पेरेंटिंग का बोझ माथे पे हम लगाते हैं ना, उसमें तो रात को नींद भी नहीं आती। सुबह उठते हैं तो भी लगता है ये कूली का बोझा तो उतरा ही नहीं। सारा सारा जीवन इस बोझ के साथ जीते हैं, कितना आत्मा थक जाती है। शरीर की थकान तो चलो थोड़ा लेट जाओ, काम नहीं करो, थोड़ी कम हो जाए, लेकिन जब आत्मा ही थक जाए तो कैसे उसकी थकान दूर करो? तो ये बोझ, जो इतने बोझ हमने जो पाल रखे हैं, क्यों ये बोझ हैं? इसका मूल कारण है बर्डन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेवारियों का बोझ। और इसका बोझ का भी कारण हम बच्चों को ही दे देते हैं। क्या करें, बच्चों के इतने सारे काम करना, उनका फाइनेंस सिक्योर करना, उनके खान पान का ध्यान रखना, उनके हेल्थ का, उनके फ्यूचर का, इतनी जिम्मेवारियां हैं तो बोझ ही है। तो ये जिम्मेवारियों को इतनी गलत तरीके से समझना ही मूल कारण है। और जिम्मेवारियों का दोष भी कई बार बच्चों को दे देना। पेरेंट बनने की जिम्मेवारी किसने उठाई? बच्चों ने तो नहीं कहा कि हमें लाओ, हम खुद ही निर्णय किए, डिसीजन लिया कि पेरेंट बनना है, एक का, दो का, तीन का। ये हमारा डिसीजन था। तो जब खुद ने ही तय किया और ये पता था पेरेंट बनना अर्थात जिम्मेवारी का पढ़ना, तो फिर बार बार ये किस बार की कंप्लेन, कितनी जिम्मेवारियां हैं, पता नहीं था क्या हमें? और जहां प्रेम है, प्रेम में तो जिम्मेवारी, ऐसे प्रेम का है ही, जिम्मेवारी के साथ ही खुशी है। जहां जिम्मेवारी निभाऊं ही नहीं तो कहां से खुशी? रिश्ते में है ही, जिम्मेवारियां तो होती ही हैं। पर जब हम ये करने लगते हैं कि नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो फिर तो हमें पेरेंट होना ही नहीं चाहिए। तो जिम्मेवारी हमें कहते भी हैं, राइट, अगर कुछ बीज डालो ही ना तो फल कहाँ से आएगा? हो सकता है कि बीज डालो ही ना, जब तक वो मिट्टी को खोदो ना, हल ना चलाओ, उसके बाद बीज ना डालो, पानी ना डालते जाओ, तो फ्रूट निकलेगा? तो मेहनत बिना फल मिल जाए, जब हम ऐसी इंस्टेंट खुशियों की उम्मीद करने लगते, थोड़ा टीवी देख लूं, ये बच्चों को पालते पालते थक गए, थोड़ा गपशप कर लूं, थोड़ा आराम कर लूं, थोड़ा और एक्स्ट्रा सो जाऊं, थोड़ा पार्टी कर लूं, ये जब सब छोटी छोटी इंस्टेंट बिना काम किए खुशी मिलना की अपेक्षाएं बढ़ती हैं, तब ये जिम्मेवारी वाली खुशी तो खुशी ही नहीं लगेगी ना। तो कोई भी सच्चा सुख और शांति और प्रेम की महसूसता ऐसे ही हो जाए, ये हो नहीं सकता। तो जब हम इन जिम्मेवारी को इस तरह से देखें कि हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, हमारी फैमिली के लिए कर रहे हैं, किसी गैर के लिए तो नहीं कर रहे, तो ये बोझ नहीं लगेगी। जिम्मेवारी उठाने वाला अर्थात अपने सर के ऊपर ताज रखने वाला, ताज रखने वाला राजा और बादशाह होता है, उसको खुशी ना हो, ये हो नहीं सकता। ये गलत सोच ही है हमारी जब हम जिम्मेवारियों को बोझ समझते। तो ये सोचने की बात है, क्यों बोझ है? जरूर इस पे विचार कीजिएगा। दूसरा कारण हो जाता है इस बोझ का, इम्बैलेंस, बैलेंस की कमी।
संतुलन की कमी, जहां हम पर सिर्फ डूइंग 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 का हैमर, अर्थात सारे टाइम ये करना है, ये करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, इसी करना 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 के हैमर पे हमारी जिंदगी निकलती है। वो किस अंदाज से कर रहे, बीइंग, उस पे कोई होश ही नहीं है। खाना बनाना है, खाना खिलाना है, बच्चों को उठाना है, छोड़ना है, स्कूल में पढ़ाना है, बड़ा करना है, पैसा कमाना है, ये बोझ सारे, करना है करना है करना है। क्यों कर रहे, किस लिए कर रहे, किस अंदाज से कर रहे, उस पे कोई होश ही नहीं है। जब ये इम्बैलेंस हो जाता, खाना बना रहे तो किस लिए, अपनी फैमिली के लिए। और खाना जो है मन पे इतना असर करता है। अगर पेरेंट्स को बच्चों में कोई भी बीज डालने हैं, खाना इतने शुद्ध विचार से आप बनाइए, उस बच्चे में वो सारे बीज आएंगे। शांति का डालिए, कॉन्फिडेंस का डालिए, प्रेम का डालिए, जो डालना चाहें। खाना बनाते वक्त इतना अटेंशन रख के अगर वो बनाए, इतनी सुंदर जिम्मेवारी है, उससे इतने फायदे हैं। वो भी अगर बोझ लगे, आजकल तो खैर ज्यादातर खाना बनाते ही नहीं, बाहर से आता है या कोई और बनाता है, वो तो खैर और ही बात है। लेकिन एक एक जिम्मेवारी को जब हम बोझ से करते, कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, अरे उसे एंजॉय कीजिए। तो अगर इस बोझ से करते हैं तो फिर तो बच्चे पे गुस्सा, मेरे को इतना काम है, मैं इतना कर रही हूं, तू इतना भी नहीं कर सकता, खाड़ो फिर। लेकिन अंदर में एहसास हो, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हूं, शांति से करें। और शांति से कई रीजन है नहीं करने के, वो तो खुद को निकालना है। ऑफिस का काम, दो दो दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व है ऑफिस में, दोनों के ही जॉब्स बहुत बिजी हैं, तो सोचना पड़े कि कैसे एक तो एटलीस्ट अपने जॉब को थोड़ा हल्का रखे, ताकि घर में शांति प्रेम रहे। ये नहीं कि सारे टाइम डंडा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है। फिर तो घर में कुछ बोझ ही महसूस होगा, सारे टाइम ये करना है, वो लिस्ट ही खत्म नहीं होती है। नहीं, एक एक चीज करना, लेकिन उस शांति से करना, प्रेम से करना, किस लिए कर रहे। तो वो बीइंग और डूइंग का बैलेंस। दूसरा बैलेंस, प्रेम और शिक्षा का बैलेंस। कई बार इन दोनों का इम्बैलेंस, जैसे या तो ज्यादा ही प्रेम दिखाएंगे। मैं एक्सट्रीम एक एग्जांपल बताती हूँ प्रेम का। हमारे घर कोई आए थे रिश्तेदार, और उनका बच्चा जो है, जहाँ टीवी नहीं देखना, हमारे घर में थोड़े रूल्स थे कि कितने टाइम टीवी देखना है और फिर उसके बाद बंद करना है, ऐसा रहता था। तो बच्चा जोर जोर से रोने लग गया, चीख चीख के, हाथ पैर फुला के, कि टीवी तो देखना ही है, देखना ही है। तो माँ का कहना है कि क्या करें, मेरा बच्चा बेचारा, आजकल के टीवी प्रोग्राम्स इतने इंटरेस्टिंग बनाते हैं, क्या करें मेरा बच्चा भी बेचारा। ये प्रेम नहीं है, ये मोह है, जो बाद में थका डालता, बोझार दिलाता। क्योंकि बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए, उस समय प्रेम दिखा रहे हैं। अरे जो चीज नुकसान करती है नुकसान करती है, ये थोड़ी कहेंगे कि वो नुकसान करने वाले ने क्यों बनाई। तभी तो मेरा बच्चा बेचारा, इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाते हैं, करते, तो क्या करें, मेरा बच्चा तो चाहेगा ही ना, तभी तो रोएगा भी ना। ये मोह है, प्रेम नहीं है। और जहां शिक्षा, जहां प्रेम करना चाहिए, वहां शिक्षा पे शिक्षा दिए जाते हैं। इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। शिक्षाओं में प्रेम भरपूर हो, और हमारे प्रेम में शिक्षा हो। बिल्कुल भी दोनों के बिना चलना, अर्थात बोझ महसूस करना। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। एक्चुअली एग्जाम्पल्स हम सॉल्यूशंस के टाइम ले लेते हैं, लेकिन जब हम ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम होती है ओवर शिक्षा देना। इंस्ट्रक्शंस पे इंस्ट्रक्शंस, ऐसे बैठो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे सो, इतने बजे उठो, इतने बजे ये करो, वो करो, शिक्षा ही शिक्षा। उठाते ही सुबह, इतनी देर हो गई, कितनी बार बोलना पड़ता है, हर दिन ही ये करता है। इंस्ट्रक्शंस,
इंस्ट्रक्शन भी दीजिए, उठाना तो है ही उन्हें टाइम पे, लेकिन क्या वो थोड़ी देर पहले जाके उनके साथ प्यार से लेट के उनको सहलाते हुए फिर उठा सकते हैं? ये हम प्यार की जब तक मिक्सिंग ना करें हमारे इंस्ट्रक्शंस में, ये सारे जो संबंध हैं वो बोझ ही लगेंगे। तो लॉज एंड लव का बैलेंस, कोई भी प्यार शिक्षा के बिना ना हो, जो सिर्फ नुकसान भी हो रहा फिर भी हम करते जा रहे, मेरा बच्चा बेचारा, यानी खोट है। और शिक्षा चीखे जा रहे, शिक्षा पे शिक्षा दिए जा रहे, कहीं प्रेम से उनको समझा नहीं रहे, उनको हेल्प नहीं कर रहे, अर्थात क्रोध। तीसरा इम्बैलेंस जो होता है वो होता है ह्यूमिलिटी और अथॉरिटी का, अर्थात निर्माण और अधिकारीपन का। तो हाँ, पेरेंट्स एक्सपीरियंस्ड हैं, वाइज हैं, उनको समझ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज की जनरेशन भी कई चीजों में बहुत आगे है। तो कुछ चीजों में उनको ये स्वीकृति कर लेना कि सचमुच तुम्हें कितनी नॉलेज है इन चीजों की, या आजकल के पढ़ाई में ये सब इस तरह का इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। कुछ भी हो बात, कई चीजें होती है जिनमें आजकल की जनरेशन बहुत आगे है, बहुत फास्ट है। तो ह्यूमिलिटी, निर्माणता की, हाँ ये अच्छे हैं, आगे हैं, इसको मानते हुए चलना, और हर बात को कभी काटना नहीं। नहीं, मुझे ज्यादा पता है, इनको क्या पता, हर चीज में मैं अथॉरिटी हूं, मैं एक्सपर्ट हूं। जब अंदर से ये बहुत रहता है ना कि मैं ही राइट हूं, फिर बोझ लगने लगता है, क्योंकि हर चीज को प्रूव करना है। बच्चे अपनी बात तो रखेंगे ही, क्या हम कठपुतली थोड़ी चाहते हैं कि जो हर बात को माने, फिर बेचारे बड़े होके भी कठपुतली बनेंगे। मैनेजर की कठपुतली बनो, अपने स्पाउस की कठपुतली बनो, अपने इन लॉस की कठपुतली बनो। हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा भी अपने विचार, अपने डिसीजन से आगे बढ़े, इंडिपेंडेंट बने। तो इसका बैलेंस भी बहुत बहुत जरूरी है। ये नहीं कि उनकी हर बात को ओवर, हाँ बच्चा तू जो कह रहा है बिल्कुल ठीक है, थोड़ा भी अपना ये यूज ही नहीं करना, अपने एक्सपीरियंस को काबू में ही नहीं, मतलब यूज ही नहीं करना, वो भी गलत है। इन दोनों का संतुलन बहुत बहुत आवश्यक है। ये बच्चों को करीब लाता है जब हम उनको, उनकी कई स्पेशलिटीज को, उनके जनरेशन की समझ को, स्पीड को जब हम मानते हैं, तब ये रिश्ते में बहुत मिठास पैदा करता है। ये बॉन्डेज के बजाय मीठा बॉन्ड, अर्थात बहुत ही सुंदर बंधन, बंधन तो नहीं कहना चाहिए मीठा संबंध लगता है। तो मूल कारण क्रोध का है, सॉरी बोझ का है ही, एक तो बर्डन, बोझ समझना जिम्मेवारियों को, दूसरा है इम्बैलेंस, बैलेंस ना रहने का। और इससे नुकसान क्या होते हैं? जब हम इन जिम्मेवारियों का बोझ है, तो एक क्राउन एक्चुअली हमारे सर के ऊपर, बादशाहों को ही क्राउन होता है। तो जब भी हम, अगर हम विजुलाइज करना चाहें तो अपने आप को एक ताज के साथ, वाओ कितने हम जिम्मेवारी वाले आदमी हैं, सारी प्रजा का बोझ रहता है राइट राजा के ऊपर, और वो शान की बात है। ऐसे थोड़ी कि अरे बेचारे को देखो उसके सर पे ताज है, बेचारा तब कहेंगे जब कुली की तरह बोझ है। तो हम बेचारे थोड़ी हैं। तो ये बेचारापन तब लगता है जब हम जिम्मेवारी को, तो ये जब हम इस तरह की जीवन जीने लगते हैं, तो घर जो है एक प्रिजन की तरह लगता है, जेल की तरह, बंद गए, कहाँ फंस गए, ये जीवन से तो तंग हो गए, बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं
थोड़ा ऐसा हो जाए तब कहीं जाके थोड़ा फ्रीडम मिले, सांस लेना मुश्किल हो गया है, ये संकल्प चालू हो जाते हैं। है संबंध सुख के लिए, और जब बंधन बन जाता तो सारे टाइम दुखी कर डालता। और खुद हैं एक्चुअली बंधन में, और करते क्या है, हम खुद ही यहाँ बंधन बांध लिए हैं। और धीरे धीरे उस बंधन में बच्चों को भी ले आते, उनको भी महसूसता होती है कि ये घर नहीं जेल है। हर चीज के लिए ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, सारे टाइम इंस्ट्रक्शन मिलती है, सारे टाइम मैं ऐसा, मैं मेरी बात सुनो। तंग हो गए इस घर से, तो कब इस घर से निकलें तो चैन मिले। उनके भी संकल्प ऐसे चलने लगते हैं। और ऐसे बच्चे जो हैं सिर्फ दोस्तों को ही पसंद करते हैं। ये बात और है कि थोड़ा यंग होने से फ्रेंड्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो अच्छी बात भी है। लेकिन पेरेंट्स, बिल्कुल ही पेरेंट्स के साथ रहना ही नहीं है, ओ बाबा, उनके साथ तो एक मिनट भी तकलीफ दायक है। ये आता ही है जब हम इस संबंध को बोझ बना लेते हैं। और इस बोझ के कारण ही स्ट्रेस, जो आजकल बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत स्ट्रेसफुल है, लाइफ बहुत ही स्ट्रेसफुल है, सारे टाइम तनाव है, प्रेशर है। ये बोझ के कारण है, हमारे खुद के बोझ के कारण है। कोई नहीं है दुनिया जिनमें जिम्मेवारी ना हो, और वो बिना जिम्मेवारी ली जिंदगी तो सचमुच कितनी परेशानी वाली जिंदगी है, कितना बिना शान की जिंदगी है। शान है ही जिम्मेवारियों को बहुत अच्छे से प्रेम से निभाने में। सिर्फ जिम्मेवारी निभाना भी शान नहीं है, फिर भी बेटर है कोई जिम्मेवारी ना लेने से। लेकिन प्रेम से निभाने में ही बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे महाराजा का ताज लगा हुआ हो सर पे। और फिर इतना स्ट्रेस, ये भी करना है वो भी करना है, सुबह उठते ही अरे आज तो इतना कुछ करना है, हर दिन वही लिस्ट है, फिर भी अरे आज तो और भी ज्यादा है, मेरे ऊपर कितने बोझ हैं। किसने रखे? कोई है जो हमें जबरदस्ती कुछ कराए? नहीं करना है तो ना करें। लेकिन सारे टाइम एक जैसे विक्टिम की लाइफ होती है ना, सारों सबको दोषी ठहरा देना, अपने को निर्दोष सबको दोषी। तो ऐसा जब होने लगता है तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ता है। और ये स्ट्रेस फिर गुस्सा भी करवाता है, मेरे को इतने सारे काम है और ये भी चाहिए। बच्चे बेचारे कुछ आके पूछें तो उनके ऊपर भी इतने तो तेरी तो कोई हेल्प है ही नहीं, और ऊपर से काम ऐड करते रहे। सारे टाइम सबको दुख सुनाना, दुखी रहना, कंप्लेन ही करते रहना। हम इतना कर रहे, बच्चों को तो महसूसता ही नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आता। बच्चे भी बेचारे बोले ये ना करे तो अच्छा है, इतना सुनने से तो अच्छा है ना करें। उनके मन में भी यही संकल्प चलते होंगे, बेचारे बोल नहीं पाते। शायद बोल भी डालते हो आजकल के बच्चे तो हम लोगों ने ही उनका मुंह खुलवाया। मैं तो ऐसे ही समझती हूँ कि कुछ चीजों में तो जिम्मेवारी हमें अपनी उठानी होगी। कांस्टेंट कंप्लेंट्स चलती रहती है, फ्रेंड्स में भी मिलेंगे तो ये आजकल के बच्चे कितना हम करते, कुछ नहीं समझते, थोड़ा भी वैल्यू नहीं करते। हम कर किसके लिए रहे हैं? तारीफों के लिए कर रहे हैं, या अपनी जिम्मेवारी हमने उठाई, निभा रहे हैं? प्रेम से निभाने से कभी भी रिटर्न में ना मिले ये हो नहीं सकता, लेकिन रिटर्न की उम्मीद रखना, ये ही गड़बड़ है, खोट है। आई थिंक अपने घरों में, सबके घरों में ग्रैंड पेरेंट्स को देखा होगा। गर्मी की छुट्टियों में, अगर कईयों के तो होते होंगे साथ, हमारे तो साथ में हम नहीं थे, गर्मियों की छुट्टियों में घर भर जाता था लोगों से। और दादियां जो है फिर भी हर एक के पसंद की क्या चीज है, नानियां है, दादियां है, सब घर में क्या पसंद है क्या है, उसको बनाना, उसका मान रखना, करते जाना। मैंने तो कभी अपने दादी को या नानी को, किसी को भी, या माँ को, किसी को भी शुक्रिया नहीं कहा कि शुक्रिया आपने इतना किया मेरे लिए, कभी नहीं कहा। कहने की जरूरत ही नहीं है प्रेम में। लेकिन वो इतने प्रेम से करते रहे क्यों? उन्हें क्यों नहीं ये बोझ लगा? उन्होंने नहीं किया क्या?
और फिर हम रीजन देंगे, नहीं हमें तो ये भी करना होता है, वो भी करना होता है। उनके जमानों में ना मशीन थी ना कुछ था, सिर्फ प्रेम था। तो जो करता है वो 10 गुना, आज तक मेरे मन से दुआएं निकलती हैं अपने बड़ों के लिए कि कितना उन्होंने किया, तो क्या उन्हें नहीं मिल रही है दुआएं? भले वो हैं या नहीं हैं, आत्मा को तो दुआएं मिल ही रही हैं ना। लेकिन जब हमें ये समझ में नहीं आता, हमने प्रेम से किया यानी हमारे सोल के बैंक में डिपॉजिट हो गया ऑलरेडी। लेकिन नहीं, हमें तो वो शब्द चाहिए, बहुत किया मम्मी आपने, बहुत बहुत किया, तब कहीं जाके चैन मिले, नहीं तो बोझ। तो ये सारी सोच की ही खोट है जो उसे बोझ बना डालती। और फिर जब ये कंप्लेन्स कंप्लेन्स चलते रहते हो, 10 माँ बाप मिलते सारे कंप्लेन करते, इतना बोझ इतना बोझ, ऑफिस का भी बोझ, ये भी बोझ, ये भी करना है वो भी करना है। और वो सब पेरेंट्स क्या कहते हैं, हाँ हाँ सचमुच बहुत मुश्किल है आजकल बच्चे पालना। अब मुश्किल कह दिया, वो मुश्किल बढ़ती ही रहती दिन ब दिन। और उससे कह दें नहीं आसान है, मुझे ही समझना है, मुझे ही इसे ठीक करना है, और देखिए कैसे आसान होने लगता। लेकिन हम चाहते ही नहीं है। जब कह ही डाला है कि मुश्किल है बोझ है तो रहेगा, वो कभी कम होने वाला ही नहीं है। और फिर दूसरों पे दोष डाल दिया तो अंदर ही अंदर वो घृणा की भावना, एक रिजेंटमेंट जो होता है, वो सारी भावनाएं पनपती रहती और रिश्ते को बहुत बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो ये बोझ वाला जीवन सचमुच बहुत दर्दनायक है, बहुत भारी है। पेरेंटिंग एक्चुअली बहुत हल्का एहसास है अगर हम हमारे दिल में प्रेम को ना जाने दें, शांति को ना जाने दें। और ये शांति और प्रेम आत्मा की रचना है, हमें पेरेंट्स को सीखना है, आध्यात्मिकता द्वारा सीखना है कि कैसे हम शांत रहें हर हालत में। ये ज्ञान की कमी है। सिर्फ ये दो नैन नहीं, तीसरा नेत्र ज्ञान का हमेशा खुला होना चाहिए। भले ये दो नेत्र सोए, तीसरा नेत्र ज्ञान का सदा अगर उठा हुआ रहे, खुला हुआ रहे, तो वो आत्मा कभी भी प्रेम के बिना, शांति के बिना रह नहीं सकती। और हमें ब्रह्म कुमारीज में यही ज्ञान दिया जाता है, कैसे अपने मन को, आप कोई भी सिचुएशन हो, शांत रह सकते हैं। और क्यों शांत रहें? क्योंकि उस शांति से ही सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन जल्दी मिलता है। क्रोध जो है एक तो परमानेंट सॉल्यूशन लाएगा ही नहीं, और दूसरा सही सॉल्यूशन तो ला ही नहीं सकता, और बहुत देरी करेगा अगर सही सॉल्यूशन को दूर ढकेल देगा, बोझ भी। तो इसका सॉल्यूशन है ही, हम बी लेंगे, क्योंकि इम्बैलेंस अर्थात बैलेंस लाना लाइफ में। तो कर तो रहे हैं ये। सबसे बड़ी बात मुझे इस शिक्षा से, ब्रह्म कुमारी के ज्ञान से, सबसे बड़ा एक आस्था जो मन में पैदा हुई है, और उस आस्था से इतनी शांति मिली है कि कोई भी गलती सुधारी जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि अरे हमने तो इतना क्रोध किया, इतना नुकसान कर दिया। अगर आपको गलत लगे क्रोध तो अम, नहीं, कोई भी गलती सुधारी जा सकती है। हाँ हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन सुधारी जा सकती है। तो हमें सॉल्यूशन पे करना है, ये नहीं कि पास्ट में जाके दुखी हो जाएं कि अरे क्यों गुस्सा किया, ऐसा नुकसान नहीं, आगे बढ़ना है। और उस आगे बढ़ने के उसमें इस बैलेंस को लाने के लिए हमेशा सब कुछ करते हुए एक बैलेंस मेंटेन करना। तो ये सोचना कि किस किन, पहले तो लिखना कि कौन कौन चीजों से बोझ लगता है। बच्चों को खाना खिलाने में बोझ लगता है। तो जैसे मेरे दोनों ही
बच्चे एक्चुअली पहला वाला ज्यादा खाने में काफी कुछ 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 उसका रहता ही था। तो उस समय तो मुझे इतना ज्ञान व्यान नहीं था, फिर भी मैंने काफी कहानियां सुना के, गाना गा के, ये सब करके उसको खाना खिलाया। ये नहीं कि टीवी दिखा दो, ये कर दो जो इंस्टेंट, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, अरे कुछ खाए तो सही। तो वो अलग बात है। लेकिन एक एक चीज जो कर रहे उसमें हम प्यार या शांति कैसे ऐड करें, इस पे आप विचार कीजिए। बहुत इजी है, लेकिन अगर हम करना चाहें तो, जब लगता ही है कि पॉसिबल ही नहीं है, फिर तो हो ही नहीं सकता। और आजकल का जो घर पे रहने का, घर से ही पढ़ाई, घर से ही काम चल रहा है, तो मेरे बच्चे तो स्पेशली, छोटी वाली बहुत एंजॉय करती है कि हर दिन आके उनको उठाती हूँ खूब प्यार से, हम लोग काफी देर बात भी कर लेते हैं। सोने के पहले भी बहुत प्यार से बात बात करना और सोना, ये नहीं कि अरे बाप रे ये भी करना है वो भी करना है। सुबह उठते ही, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, एक्चुअली बहुत टाइम बचता है जब हम इन हर चीज जो कर रहे हैं उनमें थोड़ा सा प्यार और शांति ऐड कर दें। बच्चों को एक एक प्रोटेक्शन है ये प्यार। बाहर जो है बहुत गंदगी है, ये जो फ्रेंड्स वेंड्स में कई चीजें जो चलती है, ये प्यार ही है उनको जो ग्राउंडेड रखेगा, उन गलतियों गलत तरीके में जाने से रोकेगा। लेकिन उनको वो प्यार ही ना मिले, खाना तो मिल रहा है, शिक्षा, पैसे पैसे तो दे ही रहे हैं, उनके कपड़े दिला रहे हैं, उनको क्लासेस भेज रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन प्यार के बिना कर रहे हैं। अरे प्यार तो है ही ना, पर दिख रहा है, झलक रहा है, बच्चे को महसूस हो रहा है कि इस घर में प्यार भरपूर है, या उन्हें लग रहा बाप रे इतना प्रेशर है सारे घर में, पूरे टाइम स्ट्रेस है। ये सोचने की बात है। तो हमें जीवन में हर चीज जो कर रहे, खाना जब सब बैठ के खा रहे, तो क्या शांति और प्यार है, या हड़बड़, अरे खा जल्दी खा, फिर साफ भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। क्लासेस ड्रॉप कर रहे, किस तरह से कर रहे, लेट हो रहे हैं, तेरे को समझ में नहीं आती, उस तरह से, या उसमें भी प्रेम का तरीका ऐड हो सकता है। जब पेरेंट्स थोड़ा सा चेंजेस लाएं, आपको बच्चे को बोलना ही नहीं पड़ेगा कि तमीज से बोल या ऐसे कर वैसे कर, वो एक एक बात आपकी मानेंगे। जब आप उनकी हर बात को मानने लग जाएं, ऑब्वियसली गलत सही तो होता ही है, लेकिन उनकी हर बात को सम्मान दे, भले मना भी करे तो भी सम्मान से करें। वो बच्चे सम्मान ना दे हो ही नहीं सकता, ये लॉ है। जो आप देंगे वो वापस ना आए हो ही नहीं सकता। इतना विश्वास रख के थोड़ा धैर्य से आगे बढ़ना, यानी कि इमीडिएट चाहिए, जरूरत ही नहीं है। हमारी शान है ऊंचे कर्म प्रेम शांति से करें। ये भिखारीपन है कि अब दे मेरा मान कर, मेरी बात मान, मुझे थैंक यू बोल, ये भिखारी के लक्षण है। अपनी शान से करना। हाँ पेरेंट्स हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, हमें तो देना है, हमें तो सुख देना है, मिलेगा जरूर। ये मिलने की अपेक्षा रखना, ये बिजनेस डील है। और बच्चे इतने मासूम होते हैं, वो जरूर देंगे, लेकिन उनको मिले जब तब। और शिक्षाओं में हम शिक्षा दे रहे तो भी उसमें खूब प्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डांट डांट के वही वही बात हजार बार बोल बोल के थका डालना और फिर खुद ही बोझ महसूस करना। तो बैलेंस बहुत आवश्यक है। और जो जिम्मेवारियां हैं, उनको जिम्मेवारी नहीं समझना चाहिए, उनको अपनी शान, पेरेंटिंग की शान ही है, बड़े प्यार और आदर से जिम्मेवारियों को निभाना। राजा इतने शान में क्यों होता है, उसको शान लगती है कि इतनी प्रजा की जिम्मेवारी मैं अकेला निभा रहा, मेरे पास तो खूब है, अखुट है, मुझे देना है। अगर राजा भी प्रजा से उम्मीद करे, ए प्रजा तू भी मेरे लिए ये भी तो कर वो भी कर, तो ऐसे राजा का तो क्या आन और शान, वो भी भिखारी हो गए।
तो जिम्मेवारी को बोझ ना मान के अपने ऊपर ताज समझना कि मैं वो ब्रेव हीरो हूं, और सदा एक वो सुपर हीरो की तरह जो पीछे केप होता है उसको देखना, या अपने सर पे ताज देखना, बहुत बड़ा ताज, और उसी में ब्लिस महसूस करना। ब्लिस, बी ब्रेव हीरो, बीइंग रिस्पॉन्सिबल, बैलेंस इन लाइफ, ये सारे बीस अगर जीवन में आ जाएं तो कभी भी बोझ नहीं लगेगा। बहुत ही आनंदमय जीवन लगेगा कि वाह रे मैं आत्मा इतनी सुंदर जिम्मेवारियों के साथ कितने अच्छे से पालन पोषण कर रही, आगे जाके ये एक रिस्पॉन्सिबल अडल्ट्स बनेंगे। ये कोई कम बात नहीं है, ये कम बात नहीं है। इसकी बहुत गंभीरता से अंदर जाके मनन करने की बात है कि कितना सुंदर रिटर्न ऑलरेडी है ही है। ये वर्ड्स में किसी को देने की जरूरत नहीं है। जहां जरूरत पड़ती है अपने आप के ऊपर, वो ताज को सोचिए निकल गया और भिखारी का बाउल हाथ में आ गया। तो जहां भिखारी का बाउल है वहां तो बोझ ही लगेगा। तो हमेशा जिम्मेवारी को करते हुए, सिर्फ कर रहे हैं नहीं, खुशी से कर रहे हैं, शान से कर रहे हैं। हमारी जिम्मेवारी है बच्चे को खुशी देना, सम्मान देना, ताकि वो सदा कॉन्फिडेंट रहे। जब ऐसी सोच हमारी हो जाती है तो बहुत ही आसानी से जीवन आगे बढ़ते जाती है। इसमें एक एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि सपोज टीनेजर कोई बच्चा हो और जोर जोर से चीख रहा हो, कंप्लेन कर रहा हो कि आप बहुत मीन हो। आजकल के बच्चे बहुत वर्ड्स यूज करने लग गए हैं, मीन अर्थात आप बहुत गंदे हो या क्रूअल हो, अलग अलग के वर्ड्स हैं। तो कई बार ऐसे कहने लग जाते हैं, और टीनेजर्स का तो बोलते भी हैं, जोश रहता है जो भी रहता है। तो सपोज ऐसे चीख चीख के कुछ कहने लग गए, तो एक तो है हम भी उसी लेवल पे उतर आए, हम भी उनकी तरह ना समझ बन जाए। होना तो पेरेंट्स को मेच्योर चाहिए, कहते भी हैं हम ज्यादा मेच्योर हैं, हम में ज्यादा समझ है। तो ज्यादा समझ अर्थात शांति से काम लेना, और ज्यादा समझ अर्थात क्रोध करना, तो फिर तो हम मेच्योर हैं, हम में समझ है, ये तो फिर कभी कहना ही नहीं चाहिए। तो बच्चे इमेच्योर हैं, ना समझ हैं, अलग अलग तरीके से बच्चों बच्चे करते रहते हैं हरकतें। हो सकता है झूठ भी बोल रहे हो। तो जब इतना कंप्लेन कर रहे, तो उस समय तो हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए कि ना रेस्पॉन्ड करें, क्योंकि इतना कुछ सुना डाला बच्चे ने, कर डाला। तो मन में एक शांति रखना कि जरूर कुछ हुआ है आज, जरूर कुछ आज हुआ है, तभी बच्चे में इतना आक्रोश आ रहा या क्रोध आ रहा या ऐसे ऐसे शब्द कह रहा। लेकिन वो जो इमीडिएट रिस्पॉन्स है कि अरे आजकल के बच्चे, इनको तो कुछ है ही नहीं, ना रिस्पेक्ट है ना कुछ है, कितना करो तो भी ऐसे ही हमारे से बात करते। तो ये बोझ की फीलिंग ना आवे, उसमें उसके अलावा ये रहे कि क्या इतनी शिकायतों में, बच्चे जो इतना शिकायत कर रहे हैं, इनमें कुछ सच्चाई तो नहीं है। कहीं मैंने सचमुच ही बहुत बंधन डाल दिए हूँ, कहीं मैं सही में हर चीज को मना कर रही हूँ। तो सच्चाई और ईमानदारी से अंदर जाके चेक करें कि हम में कोई जो ये कंप्लेन कर रहे हैं उसमें कुछ हमने किया तो नहीं है, कुछ इम्बैलेंस तो नहीं रहा जिसके कारण ये बच्चा इतना कुछ कह रहा हमें। और मे बी उस समय कुछ कहे बिना ठीक रहे, बाद में लेकिन जरूर बच्चे से जाके एक्चुअली आपकी शांति ही
प्रेम ही उस समय रिएक्ट ना करने का इतना बड़ा मैसेज बच्चे को दे देगा। मेरे साथ ये हुआ है। कुछ इतने तमीज से नहीं बात की और शांत रहे। मैं एकदम शांत रही, क्योंकि इमीडिएट मन में यही संकल्प आया। उस समय मैं ये प्रैक्टिस कर रही थी काफी कुछ, मेडिटेशन और ये ज्ञान। पुरानी मेघना तो चीख डालती कि ऐसे कोई तमीज से बात नहीं करते हैं क्या पेरेंट्स से। मैंने कितना किया, शायद सुना भी डालती, लेकिन शांत रही। और ये थोड़ा सा उनको अजीब लगा कि शांत है, अभी लेक्चर नहीं सुनाया। तो चले गया। और फिर थोड़ी देर बाद फिर से आया वो बच्चा और पूछा कि अच्छा मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को है क्या। तो मैंने कुछ दे दिया खाने का। तो फिर से सरप्राइज लगा कि अभी भी लेक्चर नहीं सुना है, क्या बात हो रही है। उसके एक्सप्रेशन से मुझे ऐसा अंदाज लगा कि शायद उसको उम्मीद थी कि अब तो लेक्चर सुनने को मिलेगा ही। फिर थोड़ी देर बाद फिर से आए कि अरे ये चीज नहीं मिल रही है, कहाँ है। तो मैंने मदद करके दे दी। हालांकि मन में मैंने सोचा हुआ था कि ये जिस तरह से बदतमीजी से बात की है, इसे जरूर जब थोड़ा ठीक हो माहौल तो बात जरूर करेंगे, पूछेंगे जरूर कि क्या बात हुई। लेकिन अंदर में ये संकल्प था कि हर बच्चा प्रेम से भरपूर है, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ परेशान है, उसी के कारण कुछ है। ये नहीं कि अरे मेरा बच्चा तो है ही ऐसा बदतमीज। आजकल के बच्चे ही सबको श्राप दे देते हैं हम लोग, एक के बाद एक के बाद एक। लेकिन आस्था अंदर कि नहीं, और ऐसी ब्लाइंड आस्था भी नहीं कि है गड़बड़ और ये नहीं। आस्था जो है अपने तरीके को, विश्वास कि मेरा बच्चा अच्छा है, अच्छा जरूर रहेगा, अच्छा ही बनेगा, अच्छा ही करेगा। ये विश्वास फिर उसके साथ बाहर निकल के उनको गाइडेंस जरूर देनी है। ऐसे नहीं कि अच्छा अच्छा और वो करते रहे गलत तो भी कुछ ना बोले, लेकिन अंदर गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गलत है, गलत है, ऐसे करके आके उनको कंट्रोल करेंगे तो गुस्सा और कंट्रोलिंग और माइक्रो मैनेजिंग ये सब होगा। अंदर आस्था रहे प्रेम की, विश्वास, तो वो जो हमारे अंदर से बाहर जब हम आएंगे एक्शन के लिए, तो उनको कंट्रोल करने के हिसाब से नहीं, बड़े प्रेम से गाइड देने के लिए। तो जब जैसे 2-3 बार हो गया, ये बच्चा बार बार आ रहा था, फिर उसके बाद खुद ही वो वापस आया वो बच्चा और मुझसे कहा सॉरी, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं एकदम हकी बक्की रह गई। लेकिन ये उस समय मुझे प्रूव हो गया कि आपका प्रेम उनमें प्रेम अवश्य पैदा करता है। एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, बिना कोई शब्द बोले जब मैंने, ये नहीं कि सिर्फ शांत रही, अंदर से मेरे संकल्प उस आत्मा के लिए बिल्कुल ठीक थे कि ये आत्मा है ही प्रेम से भरपूर। ये डाउट नहीं था कि बदतमीज है या ऐसी है या वैसी, नहीं। जब आपके अंदर से विचार किसी के लिए इतने सम्मान पूर्वक हो, प्यार भरे हो, उसका रिटर्न इमीडिएट, माफी मांगना है ही प्रेम का सूचक। तो मैंने ऐसे इतने चमत्कार देखे हैं। और हाँ, बाद में मैंने जरूर बात की कि क्या हुआ, क्यों ऐसे, ये बदतमीजी मुझसे क्या, किसी से भी नहीं ऐसे तरीके से बात करनी है। तो शिक्षा तो देनी ही है, लेकिन कई बार शिक्षा देने की आवश्यकता ही नहीं होती जब हमारी स्थिति इतनी ऊंची हो अंदर से, जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारा प्यार ही उनको कितने शब्द बोल जाता जो कभी 10 शब्द भी ना बोल पाए। तो ये, हाँ जरूर, अगर बच्चा ऐसे बदतमीजी कर रहा है, कुछ हो रहा है, तो हमें पता जरूर करना है। लेकिन अंदर से प्रेम से खाली ना हो, प्रेम रहे। और उस प्रेम के कारण ही मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों, क्यों झूठ बोला या क्यों चीखा या क्यों क्या किया। तो इसी उससे आई थिंक हम वेबिनार का अंत करते हैं और आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स को हम चालू करते हैं।